मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ सर, आ रही है। मनन जी, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आ मनन। रही है आवाज आपकी। हाँ, आप हो सके तो आप वीडियो ऑन रखिएगा। पॉसिबल है तो, यदि तुम बाहर है तो ठीक है, नहीं तो सर आ रही है आवाज। ओके। हो सके तो अपनी वीडियो ऑन रखिएगा, पॉसिबल है तो। ठीक है। आज हम नई शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें परमपिता परमेश्वर, हमारे सभी समस्त गुरुजन, माँ भूदेवी, वास्तु पुरुष, सबके आशीर्वाद की जरूर है। हम उनसे प्रार्थना करके फिर हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहले प्रार्थना करेंगे उस गुरुजन की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। सभी गुरुजनों को दिव्य ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये ज्ञान दिया। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। हम प्रार्थना करेंगे माँ आदि शक्ति भूदेवी की। माँ भूदेवी को नमन। माँ आप ही प्रज्ञा, आप ही ज्ञान, आप ही भोजन, बल एवं सुंदर भवनों की प्रदाता हैं। आकाश की ओर उठा दो बैग आकर। को पाने की आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी को भी आपकी पालना का आशीर्वाद प्राप्त हो। वास्तु पुरुष को हम प्रार्थना करेंगे, जिनके संबंध में हम आज, या हमारा क्लास ही इनके रिलेटेड है, इनसे संबंध में है। तो हे वास्तु पुरुष, नमस्ते तु बुष्याभिरत प्रभु, मृद है धन धान्य आदि समृद्धि कुरु सर्वदा। इसका मतलब है, भूमि को सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु को आत्मा से नमन। आप मेरे घर में हमेशा धन, भोजन एवं समृद्धि प्रदान करें। हमारा जो टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ वास्तु, यानी वास्तु के मूलभूत सिद्धांत। हम यहाँ जो आज इस क्लास में बात करेंगे, जो हम वास्तु भूमि के ऊपर भवन बना के करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। वास्तु शास्त्र का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि एक भूमि बनी, एक मकान बना हुआ है। उस मकान की, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, तो उसका वास्तु करना है, ये एक थॉट होती है। मगर वास्तु उस भवन की करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, किस किस बात को ध्यान में रखना है, जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है और कहा गया है, हम उस बात की यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा जो पूरा क्लास जो है, फंडामेंटल ऑफ वास्तु, यानी वास्तु का कोर, वास्तु के जो नियम जो है भवन बनाने से पहले। जैसे कि भूमि हो गई, शास्त्र में कहा है कि भवन बनाने से पहले हमें भूमि को देखना चाहिए, वो भूमि कैसी है, उसके लक्षण कैसे हैं, क्या वो भूमि मेरे उपयुक्त है या नहीं है। तो इस तरह से हम चरण बाय चरण देखते जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वास्तु शास्त्र की परंपरा और वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और भूमि के लक्षण, आज हम ये देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक? इस पृथ्वी पर सम्यक रूप से अनुकूल के साथ निवास बनाने की जो विद्या है, उसे हम वास्तु विद्या कहते हैं, वास्तुशास्त्र कहते हैं, निवास बनाने की विद्या को। सम्रांगण सूत्र नामक वास्तु ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि पृथ्वी जो है मुख्य वास्तु है। उस पर जो उत्पन्न होते हैं छोटे छोटे हम जो भवन बनाते हैं, प्रासादी जिसे कहते हैं, वो गौण वास्तु है। वास्तु विद्या को ही वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र तथा स्थापत्य वेद भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये शब्द जो है 16वीं शताब्दी में लैटिन भाषा के
आर्किटेक्चर शब्द से लिया गया है, जो कि वास्तव में संस्कृत के आर्किद स्तौर्य शब्द का अपभ्रंश है। वेदों में वास्तुशास्त्र उसमें कहा गया है कि संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में ग्रह को वेश्म कहा गया है, और ग्रह की प्राप्ति जो है हमारे पुण्य कर्मों के स्वरूप हमें मिलती है। यह ऐसा वेदों में उल्लेख है इसका। पुराणों में वास्तुशास्त्र में अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण आदि में भवन निर्माण की विद्या बड़ी सूक्ष्मता से और स्पष्टता से वर्णित की है। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में वास्तुशास्त्र का ज्ञान प्रचलित रहा है। अग्नि पुराण में प्रासाद निर्माण यानी भवन निर्माण के विषय में बताते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम प्रासाद निर्माण के लिए यानी जो भवन हम बनाते हैं उसके लिए पृथ्वी की परीक्षा करनी चाहिए। यानी हमें जमीन, जिस जमीन पे हम भवन बनाएंगे, घर बनाएंगे, उसका पहले परीक्षण होना चाहिए, यानी परीक्षा होनी चाहिए। तो वो भूमि कैसी होनी चाहिए उनका उल्लेख इस पुराणों में दिया हुआ है। जहां की मिट्टी का रंग श्वेत हो यानी सफेद हो और घी जैसी सुगंध आती हो, वह भूमि ब्राह्मणों के लिए उत्तम है। ऐसा उस समय अग्नि पुराण में कहा गया है। वह ऐसी भूमि जो है श्वेत कलर की, उसमें सुगंध घी जैसी आती हो, वो ब्राह्मणों के लिए उत्तम है। इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी हो और रक्त जैसी उसमें गंध आती हो, यानी रक्त जैसी स्मेल आती हो उसमें। वैश्य के लिए यानी व्यापारियों के लिए नीली और सुगंध युक्त स्मेल आती हो और नीले कलर की हो थोड़ी, ऐसी मिट्टी वाली भूमि उसके लिए योग्य है। तथा शूद्र के लिए यानी जो मजदूरी करते हैं उनके लिए काली एवं मदिरा जैसी गंध वाली मिट्टी उत्तम कही गई है। ऐसी भूमि में निवास करने से इन वर्ण के हिसाब से इन भूमि में निवास करने से इन लोगों को फायदा होता है, यानी उन लोगों के लिए उत्तम है। इस वास्तुशास्त्र को भगवान शंकर की कृपा से पराशर जी ने प्राप्त किया। फिर पराशर ने इस शास्त्र को बृह इंद्र को पढ़ाया। फिर बृह इंद्र ने इसे विश्वकर्मा जी को पढ़ाया। फिर विश्वकर्मा जी ने जगत के हित के लिए अनेक भेदों से युक्त वास्तुशास्त्रों को मनुष्य के लिए पढ़ाया, यानी मनुष्य के लिए फिर उन्होंने इस वास्तुशास्त्र की रचना की। स्रोत कहाँ है? शंकर जी है, महादेव जी है। उन्होंने उनके थ्रू आते आते फिर विश्वकर्मा जी के पास आए। उन्होंने फिर वास्तुशास्त्र का निर्माण किया और आम लोगों को उन्होंने पढ़ाया या आम लोगों के लिए उन्होंने उसकी रचना की। तो ये हमारा वास्तु से संबंध जो है वो पुराणों से है, वेदों से है। अब वहां बात आती है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। तो इसमें भी कई सारी कहानियां हैं वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की, कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक प्रचलित कथा यह भी है कि प्राचीन काल में, यानी त्रेता युग की बात है, उस समय एक महाभूत विशाल प्राणी उत्पन्न हुआ और अपने शरीर को संपूर्ण भवन में लिटा दिया। उससे देखकर देवता तथा इंद्र भयभीत हो गए और आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे पितामह, महान भय उपस्थित हुआ है, संकट उपस्थित हुआ है। हम इस महान भूत के कारण, यानी ये जो राक्षस उत्पन्न हुआ है उसके कारण हम कहाँ जाए, कहाँ भागे, कुछ उपाय बताए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। इस महाबली को आप अधोमुख यानी उल्टा करके चित करके लेटा दें, तो इसे सब मिलकर चित कर दे तथा शंका रहित हो जाए। तब क्रोध से संतन होकर देवता लोगों ने उस महाबली को पकड़कर अधोमुख करके पटक दिया और वह उसी अधोमुख वास्तु पुरुष पर बैठ गए। इस वास्तु पुरुष को भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार को
कृतिका नक्षत्र में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। उसने चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत कर्ता, आपने इस संपूर्ण चराचर को, इस जगत को रचा है तथा मुझे भी आप ही ने रचा है, फिर ये देवता लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पूर्वक उस वास्तु पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे वास्तु पुरुष, ग्राम निर्माण, नगर निर्माण, भवन निर्माण, जलाशय, उद्यान आदि के निर्माण से पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उनकी निर्धन रहकर ही मृत्यु होगी तथा पग पग यानी घड़ी घड़ी उन्हें विघ्न आएंगे, यानी बार बार उन्हें विघ्न आते रहेंगे। इन अवसरों पर जो वास्तु पूजा नहीं करेगा वह है वास्तु पुरुष तुम्हारा आहार बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को आशीर्वाद दिए, यानी वर दिया, उन्हें वरदान दिया। तो ऐसा कहकर से ब्रह्मा जी बोले, गृह आरंभ यानी घर की नींव हम जब रखते हैं तब, तथा गृह प्रवेश में, गृह के मुख्य द्वार के निर्माण के समय, तथा तीनों प्रकार के प्रवेश यानी नूतन गृह प्रवेश, यानी जब हम नया घर बनवाते हैं तब उसमें प्रवेश करते हैं, एक वो हो गया। फिर जीर्ण गृह यानी पुराना घर को तोड़ के फिर हम नया बनाते हैं उस समय, तथा यात्रोपरांत यानी जब हम यात्रा कर से घर पे लौटते हैं, यदि लंबी दूरी की यात्रा करके फिर हम घर वापस आते हैं, ऐसे समय में, तथा प्रति वर्ष यज्ञादि में, पुत्र जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत में, विवाह में, महोत्सव में, जीर्णोद्धार में, शल्यनाश यानी टूटे फूटे को जोड़ने को, फिर विशेष रूप से वास्तु पूजा उस समय करवानी चाहिए। यदि घर पर आकाशीय बिजली गिर जाए, टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, सर्पों की अधिकता होने पर, बार बार आपको सांप दिखाई देता हो, चांडाल यानी गोता, गौ मांस भक्षी जो होते हैं वो घर में प्रवेश करने पर, उल्लू रहने पर, 7 दिन तक लगातार कौओं का बसेरा यदि उस घर में रहता है, घर में रात्रि में पालतू पशु या गो आदि शब्द करे, यानी रात को बोलते हो, वो पालतू आपके पशु हो वो रात को बोलते हैं, उस समय सियार आदि बोले, बिल्ली आदि का शब्द रात्रि में, यानी रात्रि को यदि बोलते हैं, सियार है, बिल्ली है, या हाथी या घोड़े जोर जोर से रात्रि में निनाद करें, यानी रात्रि में वो भी चिल्लाते हैं, हाथी या घोड़े। उस समय हाथी घोड़े हुआ करते थे, आज के समय में वो शायद नहीं है। फिर घर में स्त्रियां नित्य कलह हो, घर के अंदर स्त्रियों में कलह होने पर घर में कबूतरों का वास हो, मधुमक्खियां का छज्जा लगता है ना, जो मधुमक्खी लगती है, मधुमक्खी का छत्ता लगने पर, तथा जब और भी अन्य प्रकार के ग्रह दोष हो, घर पर अकारण विपत्ति आ रही हो, तो ऐसे में वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। ये कुछ अवसर बताएं कि हमें वास्तु शांति क्यों करानी चाहिए और कब करानी चाहिए। तो वास्तु पुरुष को हमने इस तरह से उल्टे लिटा दिया। यह वास्तु पुरुष का एक पिक्चर है, उसमें 45 देवता भी है। तो इस तरह से वास्तु पुरुष को भवन के अंदर देवताओं ने लेटा के उसके ऊपर वो सब बैठ गए। फिर तब जाके ब्रह्मा जी ने फिर वास्तु पुरुष को यह वरदान दिया था। उसके अंदर और एक भी थियरी है, वो मैं आपको बताता हूं। और एक भी इसमें है, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति को लेके और एक भी कथा है। प्राचीन काल में अंधक दैत्य के वध के अवसर पर शिव जी ने अपना विकराल रूप बनाया था। तब उनके ललाट माथे से पसीने की एक बूंद धरती पर गिर पड़ी। उस बूंद के धरती पर गिरते ही एक विकराल मुख वाला अद्भुत प्राणी उत्पन्न हो गया तथा उसने धरती पर गिरी हुई अंधकासुर के जो रक्त की बूंदें थी वो पी ली। परंतु अंधक के रक्तपात करने से जब उस प्राणी की तृप्ति नहीं हुई तो वह भगवान शिव के सन्मुख बैठकर तप करने लगा। तब भैरव ने संतुष्ट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब उस प्राणी ने कहा कि हे महादेव, मुझ में तीनों लोगों को ग्रस करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। तो त्रिशूलधारी ने उसे तथास्तु कह दिया।
तब वह प्राणी अपने विशाल शरीर के साथ ऊर्ध्वमुख होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे भयभीत देवों दानवों आदि ने उसके ऊपर चढ़कर उसे चारों तरफ से काबू में कर लिया। वह पुरुष देवताओं का निवास बनने के कारण वास्तु पुरुष कहलाया, क्योंकि वहां देवताओं का निवास हो गया ऊपर, तो वो वास्तु पुरुष कहलाया। उस समय से ऐसी एक मान्यता है। उसने सभी देवों से प्रार्थना की, हे देवगणों, आप सब लोग मेरी जीविका पर प्रबंध करें। आप सब लोग मेरी जीविका का प्रबंध करें, जिससे मैं जीवित रह सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वास्तु के प्रसंग में जो बलिदान होगा वह तुम्हारा आहार होगा। वैष्णोदेव ने अंत में जो आहार भेंट दिया जाएगा वह तुम्हारा होगा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि यज्ञ एवं मांगलिक कार्यों में की गई बलि से तुम्हारा आहार मिलेगा। जो अज्ञान से या ज्ञान से वास्तु पूजा नहीं करेंगे वे भी तुम्हारा आहार बनेंगे। देवताओं ने इस प्रकार वरदान देने पर वह प्रसन्नता पूर्वक वास्तु पुरुष बन गया और उसकी पीठ पर मनुष्य तथा देवादि निवास करने लगे, और तभी से संसार में वास्तु शांति एवं वास्तु यज्ञ का प्रचलन हो गया। तो इस तरह से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की यह भी एक कहानी है। अभी भूमि के वर्णों की हम बात करेंगे। पहले चार वर्ण हुआ करते थे। चारों वर्ण के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि उन्हें किस तरह से भूमि में निवास करना चाहिए या किस तरह की भूमि उनके लिए योग्य है, यानी उत्तम है। विश्वकर्मा कहते हैं कि अब मैं लोक कल्याण के लिए भूमि के लक्षण कहता हूं। श्वेत वर्ण की भूमि जो होती है वो ब्राह्मणों के लिए उत्तम होती है। रक्त वर्ण की भूमि जो है क्षत्रियों के लिए, पित्त वर्ण की भूमि जो है वैश्यों के लिए, तथा कृष्ण वर्ण की भूमि शूद्रों के लिए वास करने के लिए उपयुक्त होती है, यानी उसके लिए वो सही है। ब्राह्मणी भूमि यानी सुगंध रक्तगंधा ब्लड, उसका जो स्मेल जो है ब्लड जैसा है, रक्तगंधा यानी ब्लड जैसा स्मेल है उसमें। भूमि क्षत्रिय मधु सम्मान गंध वाली भूमि वैश्यों के लिए, तथा मद्य यानी अल्कोहल दारू से सदृश गंध वाली भूमि शूद्रों के लिए। शूद्र यानी जो मजूर वर्ग है उनके लिए अल्कोहल यानी मदिरा जैसी स्मेल आने वाली भूमि उत्तम होती है। इस तरह उन्होंने भूमि का वर्णन किया था। ब्राह्मणी भूमि मधुर स्वाद वाली होती है। क्षत्रिय भूमि कसाद स्वाद यानी फिटकरी का जो स्वाद होता है उस तरह का होता है। और वैश्या भूमि अल्म यानी खट्टा स्वाद होता है। तथा शूद्र भूमि नीम जैसे तिक्ता यानी नीम का जो पत्ता होता है, नीम का जो रस होता है, वैसे स्वाद वाली भूमि होती है। विमर्श यह है, कहने का तात्पर्य यह है, भूमि के वर्ण यानी कलर, गंध और रस यानी स्वाद टेस्ट के आधार पर या उसके अनुसार उसका प्रभाव लोगों के तन मन पर पड़ता है। ये शास्त्रों का कहना है कि जिस तरह की भूमि होगी उसका कलर, स्मेल और उसकी टेस्ट, उसका प्रभाव उस पर रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। अतः बुद्धिजीवियों के लिए ब्राह्मणी भूमि यानी जो ब्राह्मण गण है, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उस समय को इस समय में कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी जो बुद्धिजीवी जो है उस समय ब्राह्मण थे, तो हम आज के प्रक्षेप में ये हम देख सकते हैं कि बुद्धिजीवी कौन है। तो उनके लिए ब्राह्मणी भूमि, सैनिक एवं पुलिसकर्मी जो क्षत्रिय थे उस समय उनके लिए क्षत्रिय भूमि, व्यापारियों के लिए वैश्य भूमि जो वैश्य कहे जाते हैं और आज वो बिजनेसमैन हो गए उनके लिए वैश्य भूमि, तथा शूद्रों यानी शिल्पियों है, श्रमिक है, जो मजूर वर्ग है उनके लिए शूद्र भूमि में बस्तियां बनाना उनकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाती है और उसमें उनके जीवन में आनंद भर देती है, यानी उनके लिए ये भूमि फलदायी होते हैं। भूमि के वर्गानुसार वर्गीकरण का यही उद्देश्य है कि किन लोगों के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है। तो ये शास्त्रों में इस तरह से वर्णन किया गया है।
वास्तु के लिए देव दुर्लभ भूमि के लक्षण, यानी उत्तम भूमि कौन सी होती है उसके लक्षण भी हमें बताए गए हैं। जो भूमि पूर्णतः चकोर हो, यानी एकदम चौरस हो, स्क्वायर हो, अथवा वाद्र के आकार की हो, अथवा सिंह के आकार की हो, या सांड उक्स यानी सांड के आकार की हो, या अश्व के आकार की हो, अथवा इब यानी हाथी के आकार की हो, वृत्ताकार हो, या भद्रपीठ यानी चौकोर चौकी जैसी चौरस हो, या त्रिशूलाकार हो, शिवलिंगाकार हो, या प्रासाद मंदिर का जो ध्वज होता है, या कुंभ कुंभ के आकार की हो, वो भूमि देवताओं के लिए है। यानी ऐसी जो भूमि है दुर्लभ होती है, अर्थात इन आकारों में किसी आकार की भूमि वासस्थान बनाने के लिए अति उत्तम होती है। ये जो भूमि है ये अति उत्तम भूमि होती है निवास स्थान के लिए। हो सकता है आज के परिवेश में शायद इन आकारों की भूमि न मिले, मगर शास्त्रों में इन भूमि का वर्णन किया गया कि ऐसी भूमि देवों को भी दुर्लभ है। तो इनमें से हम कुछ जो भूमि है जैसे चौकोर हो गई, या कुछ आकार हमें इनमें से मिल सकते हैं, त्रिशूलाकार है, शिवलिंगाकार है, तो वो भूमि हम निवास के लिए यदि उत्तम होती हैं, तो ऐसा शास्त्रों कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है। वास्तु के अंदर त्याज्य भूमि के लक्षण, यानी जो भूमि को हमें तेज देना चाहिए, यानी उसमें हमें निवास नहीं करना चाहिए, ऐसी भूमि कौन सी होती है? तो जो भूमि त्रिकोणी हो, ट्रायंगल शेप की हो, षटकाकार हो यानी बैलगाड़ी की आकार जैसी हो, सुर्प यानी सुप के आकार की हो, व्यंजन पंखों को जो हाथ से चलते हैं ना पंखे, उस टाइप की हो, मृदंग मृदंग के आकार की हो, सर्पाकार हो, मेंढक के आकार की हो, घर गधे, अजगर, बगला आदि के आकार की, तथा चिपट यानी नतोदर आकार की हो, मृदुर के आकार की, अथवा कौवा, उल्लू, टिड्डा, सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा, गिरगिट अथवा शव डेड बॉडी के आकार की तथा दुर्गम हो, उसे आवास अथवा बस्ती बनाने के लिए त्याग देना चाहिए। यानी इन शॉर्ट कहना यह है कि जो भूमि दुर्गम हो, यानी काफी दूर हो गांव से या बस्ती से, वहां आवास बनाना नहीं चाहिए। एक मिनट है जरा, मैं एक मिसिंग हो गया, मैं देख लेता हूँ जरा।
जो भूमि त्रिकोणाकार होती है उसे हमें त्याज देना चाहिए, यानी उस पर हमें भवन आवास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो वो पुत्र हानि देती है। ये त्रिकोणाकार जो भूमि है ट्रायंगल शेप में, उस पर भूमि हमें नहीं बनानी चाहिए, वो पुत्र हानि देती है। और सर्पाकार भूमि जो होती है वो वंश हानि करती है। अभी ऐसी भूमि पे आपने भवन निर्माण कर दिया वास्तु के हिसाब से, तो उसका फल क्या होगा? मानो कि आपने कोई ट्रायंगल भूमि है, उसके ऊपर आपने एज पर वास्तु, जैसा अभी हम लोग वास्तु से मकान भवन बनवाते हैं, ऐसा आपने भवन बनवा भी लिया। आप खुद वास्तु शास्त्री हो या किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से आपने ऐसे भूमि पर भवन बनवा लिया, तो ऐसी भूमि पे वास्तु का कोई असर नहीं होगा। चाहे कितने भी अच्छे वास्तु शास्त्री से या कितनी भी अच्छी तरह से आप वास्तु के सारे नियमों को लगा के आप मकान बनाओगे, तो उसमें आपको ये दिक्कत आएगी ही, यानी वहां पे आपको पुत्र हानि होगी ही। तो इस तरह से भूमि का प्रशिक्षण यानी परीक्षा करना वेदों में भी कहा गया है कि पहले हमें अपनी भूमि को देखना चाहिए, भूमि कैसी है, उसका आकार क्या है, उसका गंध क्या है, उसकी स्मेल क्या है, भूमि किस जगह पे है, उसके बाद ही उसके ऊपर हमें भवन बनाना चाहिए। ये वेदों में और शास्त्रों में कहा गया है। अथवा मान लो कि आपने ऐसी भूमि पे भवन बना भी लिया वास्तु के अनुरूप, तो आपको ये जो दिक्कत है, ये जो तकलीफ है वंश हानि, जैसे सर्पाकार भूमि है कोई टेढ़ी मेढ़ी, उस पर आपने भवन बनवाया काफी अच्छी तरह से, मगर आपको यह वंश हानि होगी ही। चाहे आप कितने भी वास्तु के नियम आप लगा लो, मॉडर्न वास्तु के जितने भी आप नियम हैं वो आप लगा लीजिए, उसके ऊपर जो भी रेमेडीज आपको करनी है वो आप कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका एक ही रीजन, एक ही रेमेडी है कि आपको उस घर को छोड़ देना है, वही उसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। मान लो कि हमने घर तो बना लिया, रेमेडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको इसको इस प्लॉट को ही छोड़ देना है, इस जगह को ही छोड़ देना है, ये है उसका रेमेडी, और कोई रेमेडी नहीं है। चाहे फिर आप जो कोना कट हो वहाँ कुछ भी बल्ब लगाए, कुछ कलर लगाए, जो भी लगाए, पिरामिड लगाए, सोना चांदी लगाए, हीरा जेवरात लगाए, कितने भी स्टोन लगाए, उसका कोई फायदा यहाँ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें भूमि पे पहले ध्यान देना है कि किस भूमि पे हमें आवास बनाना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। तो वेदों में भी यही कहा गया है कि जब आप भवन निर्माण करते हो, वास्तु तो वहां काम आएगा, पहले तो हमें जमीन देखना है, भूमि देखनी है, उस पृथ्वी को देखना है जिस पे हम वास करने जा रहे हैं, निवास करेंगे, तो क्या वो मेरे लिए उपयुक्त है या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या वो भूमि मुझे सपोर्ट करेगी, वो हमें देखना है पहले। अभी यहाँ कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, सर हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, फ्लैट में सर हम तो कहाँ जाए, क्या करें? ये एक प्रश्न है उनका, ठीक है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। मगर आज भी ऐसे लोग हैं जो मेट्रो सिटी में अपने बिजनेस, जॉब या किसी भी उससे रहते हैं, चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, मगर उनका जो जुड़ाव है, उनका जो नेटिव प्लेस है, उनका जो मदरलैंड है, वो गांवों में है। तो कुछ लोग बॉम्बे में हैं, तो वो कोकण से भी रहते हैं, बॉम्बे में नगर से भी रहते हैं, औरंगाबाद साइड से भी रहते हैं, यानी जिले के राज्य के हर कोने से आके लोग बॉम्बे में रहते हैं, और उनका जो नेटिव प्लेस है वो गांव में है। बॉम्बे में मान लो कोई बिजनेसमैन है या वो साउथ में भी रहते हैं, मगर वो गाँव से जुड़े हुए हैं आज भी,
उनका अपना जो नेटिव प्लेस है वो गांव है, तो वो क्या करते हैं, बॉम्बे में अच्छा सा उन्होंने कमा लिया, फिर गांव में भी अपनी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं। उस समय उन्हें इस चीजों का विचार करना चाहिए, क्योंकि वहां तो प्लॉट जमीन भूमि अवेलेबल है गांव में। तो ये दृष्टि भी उन्हें देखनी चाहिए कि मैं यहाँ तो फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है, उसका हम अलग से बात करेंगे, मगर यहाँ से मेरा जो जुड़ाव है गांव से, वो गांव में यदि मैं कोई भूमि लेता हूँ, और आज ऐसे मेरे पास कई सारे केस हैं, जो अहमदाबाद में रहते हैं, बोलते भाई हम तो सौराष्ट्र में गांव में रहते हैं, वहाँ प्लॉट लेना है, चलिए आप हमें प्लॉट देखना है, या और कहीं आगे भी है, कच्छ में जाना है, या इस तरह से बॉम्बे वाले कई लोग हैं जो राजस्थान में अपना घर है या साउथ में अपना घर है, गाँव है, तो वहाँ अपना प्लॉट लेते हैं, वहाँ अपना घर बनाते हैं, यहाँ अच्छा खासा उन्होंने पैसा बना लिया है। तो उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप वास्तुशास्त्री हैं या प्रोफेशनल वास्तु का आप काम कर रहे हैं, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें हर तरह के हमारे पास क्लाइंट आ सकते हैं, तो हमें भूमि का नॉलेज होना चाहिए, और पहले हमें भूमि परीक्षण ही करना चाहिए, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो हमारा जो क्लास जो है, ये जो हम कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो इसी से रिलेटेड है कि हमें भूमि पे क्या करना है, पहले वो हमें देखना है। यहाँ रेमेडी से ज्यादा प्रिकॉशन है कि हमें किस बात को ध्यान देना है, कैसी भूमि का हमें चुनाव करना है। ठीक है, आगे बढ़े। सर, तो जैसे बॉम्बे में हम डायरेक्ट रेडीमेड फ्लैट खरीदते हैं, तो जी उसमें तो हमें भूमि परीक्षण का मौका नहीं मिलता है, जी क्योंकि जब बिल्डर पूरा बना देता है, रेडी फ्लैट हो जाता है, तो हमारे पास देखने के लिए मिलता है। जी। तो वैसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए ज्यादा वहाँ, से ज्यादा एक चीज कर सकते हैं कि अगर उसका ब्रोशर हमारे पास आता है, मेन कैटलॉग, उसमें अगर उसका जो पूरा लेआउट, उसकी लैंड अगर उसमें डाली हो, तो उससे शेप पता चल सकता है। अदरवाइज तो बिल्डिंग का जो शेप बना है वही हमारे पास आता है। हाँ आप साइड पे तो जाओगे ना, लेआउट तो देखोगे ना, जब आप बुक कर रहे हो कोई भी फ्लैट वगैरह, या नया है या पुराना है। हाँ, पुराना है तो लेआउट भी नहीं मिल पाएगा शायद, वो भी बिल्डिंग तैयार है, 10-15 साल, 20 हाँ, साल पुरानी बिल्डिंग है, तो हाँ। वहाँ वहाँ आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। यदि देख सको तो वो आप देख सकते हो प्लॉट का शेप क्या है, बराबर, जैसे नए प्लॉट को ये भी बन रहे हैं। प्लॉट का शेप शायद थोड़ा पता कर सकते हैं, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, वो भी आप देख सकते हो वहाँ पे, बराबर है। हम्म। उसके हम्म। बाद आप क्या कर सकते हो कि आपका जो फ्लैट जो आप बुक करवा रहे हो, मान लो हाँ। आप साइट पे जाते हो, भूमि देखिए आप किस तरह की है, हम्म। आपका काम क्या है ये देखिए आप पहले, और फिर देखिए भूमि का कलर किस तरह का है, क्या आपको मैच हो रहा है, वो भी आप देख सकते हो। और ये भी समझो आप नहीं देख रहे हो, सब तरह से आपको ठीक लग रहा है, हम्म। तब उस पर हम फिर, जब आप उसमें आगे जो हम उस पर स्टडी करेंगे, देखेंगे क्योंकि गृह इसमें प्रवेश। सर हमारे पास सिर्फ शेप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कंक्रीट से या टाइल्स से जी उन्होंने भूमि को भी पूरा कवर कर लिया होता है, या तो गार्डन है तो गार्डन में ग्रीनरी हो जाती है, जी। तो वो एग्जैक्ट भूमि का कलर हमें शायद नहीं मिलता है। हाँ शेप नहीं, ही हम देख सकते हैं मैक्सिमम। हो सके, क्योंकि आप वो कब देखोगे जब आपको पता है कि मुझे सेब से कितना फर्क पड़ेगा, हम्म। तब आप देख सकते हो। यदि आप वो करेक्ट। मानोगे, आप वो मानोगे नहीं, तो उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। करेक्ट। तो आप कम से कम उतना देख तो सकते हो, मिले न मिले वो चलो 2 नंबर की बात है, मगर हम उसका हम्म। कॉन्शियस तो रहेंगे कि भाई चलो मुझे शेप तो तेरा ब्रोशर में मिल जाए, किस तरह का शेप है, तो मुझे, मैं वहां जाऊं या न जाऊं। हम्म। दूसरा स्टेप आता है, मान लो आप वहां चले गए, शेप अच्छा है, यानी फिर हम्म। भूमि देखने को मिली, हम्म। साइड पे गए, शायद कहीं खुला है मिल गई, या ब्लैक है, किस तरह की है, वो भी थोड़ा समझ में आ गया आपको। हम्म। मगर आपके पास वो नॉलेज है, उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है ये आप जानते हो, तब जाके वो करोगे आप। अदरवाइज क्या करोगे, सीधा अंदर चले जाओगे, फ्लैट देखोगे, हाँ फ्लैट हाँ। बढ़िया है, हमारे हिसाब से फ्लैट बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा क्या देखोगे, एज पर मॉडर्न वास्तु आप 10 दिशाएं सब देख लोगे, एंट्री हम्म। इधर है, इधर किचन है, इधर ये है, देख लिया आपने, और हम्म। आपने, मान लो आपके एज पर वास्तु आपने वो ठीक लग रहा है आपको, आपने हाँ भी बोल दी, ठीक है। मगर यहाँ हमें ये देखना है, हो सके तो वो उसका शेप, मिट्टी का जो रंग रूप स्मेल जो भी है वो, उसको आप देख सकते हो। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है, हम्म। तो फिर हमें उस समय क्या करना है, जो गृह प्रवेश जो हमारा होता है उस समय पे अभी ध्यान देना है फिर।
जितना हमसे हो सके उतना करना है। अभी फिर जैसे कई बार हमें थोड़ा सा गार्डन मिल सकता है तो गार्डन की मिट्टी भी चलेगी। हाँ वही चलेगा। और ये जो आप बोल रहे हो रंग स्वाद वगैरह, तो क्या हमें वो टेस्ट करना चाहिए? उसकी स्मेल से ही पता चलेगा स्मेल आपको। से पता करना है, हाँ टेस्ट नहीं देखिए उसमें, करना है। हाँ टेस्ट भी है, पहले लोग करते थे मगर आज हम्म। शायद वो पॉसिबल ना हो। आप जाके उसको हाथ में लेके उसका स्मेल करोगे ना तो स्मेल तो आएगी ना किसी भी हाँ चीज हाँ का। हाँ। हाँ और स्मेल कैसी किसकी होनी चाहिए वो भी हमने यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, किसके लिए क्या कौन सी है। हम्म बराबर। हम्म। अभी मान लो काली भूमि है, एक बात हम्म। करते हैं। तो हाँ काली भूमि किसके लिए है? श्रमिक वर्ग है, जो मेहनती जो है, मेहनत हाँ करने वाले हैं। हाँ। व्यापारी के लिए तो नहीं है। व्यापारी के लिए नहीं है। तो ये तो सीधा है, सीधी सी बात है, उस भूमि को देख के आप उसको अवॉइड कर दो। बराबर है। बराबर है। फिर ज्यादातर रेड मिट्टी वाली ही मिलती है, वाइट मिट्टी वाली भी नहीं मिलती है इतनी। वो काफी दुर्लभ होती हैं। हाँ, बराबर। रेड मिट्टी वाली जनरली मिल जाती है। मिल जाती हैं और काली मिट्टी भी होती है, तो वो अभी आप काली मिट्टी में जाओगे तो क्या होगा? वो भूमि आपके लिए मानो कि नहीं है उपयुक्त। हाँ हाँ बराबर। उस पर आपने फ्लैट ले लिया या बंगलो बना लिया, हम मान के ये चलते हैं, बराबर है। हाँ। तो वहां क्या है, वो भूमि आपको जितना चाहिए ऊपर आपने भवन तो बना लिया हम्म। एज पर वास्तु, जी। तो उसका जो रिजल्ट जितना मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो भूमि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। बराबर है। यानी भूमि भी सपोर्ट करती तो सोने पे सुहागा है। बराबर है। नहीं, समझा? बराबर है। समझा? तो ये हमें, प्लीज म्यूट कीजिए, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट करें अपने आप को। हम्म, तो इस तरह से हमें ये देखना जरूरी है। और हाँ। हमारा ये क्लास का, हमारा जो अभी ये क्लास का मकसद यही है, उस भवन भवन निर्माण से पहले हमें क्या क्या करना है, क्या क्या देखना है। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। जैसा आपने बताया कि भाई आप बॉम्बे में रहते हो, फ्लैट में हो, हम्म और ऐसे बहुत सारे लोग हैं बॉम्बे में रहते हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में हम्म रहते हैं, और उनका एक हिस्सा जो है उनके पेरेंट्स है या कुछ परिवार जो गाँव में भी आज भी रहते हैं, हम्म तो वहाँ अपनी प्रॉपर्टी वो बनाते हैं। तो हम्म। इस बात को हम ध्यान में लेके इसको हम देख सकते हैं। वहाँ हमें थोड़ा ज्यादा जगह मिल जाएगा इस सब चीज को करने के लिए। जी, क्योंकि बॉम्बे जैसे कोई भी और भी मेट्रो शहर ले लो, उसमें थोड़ी कम अवकाश, पॉसिबिलिटीज रहती है। उसमें अवकाश कम है, वहाँ सिर्फ आप शायद हाँ। हो सके तो जैसे आपने बताया तो उसका ब्रोशर है, उसका हम्म लेआउट लेआउट देख लिया आपने। ज्यादा से हम्म ज्यादा उस लेआउट पे जाके आप क्या करो, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ जाके आप भूमि जमीन देख सकते हो। हाँ। बराबर है। ये दो के बाद भी आप तीसरा है, फिर यदि मान लो आपने सब कुछ तैयार रेडीमेड ही मिल गया, मान लो तैयार ही है, तो उसमें गृह प्रवेश के समय आपको ध्यान रखना है। वो हम आगे हाँ। आगे देखेंगे, तो उसमें हमें बराबर है। कौन सी बात को ध्यान रखना है। बराबर है। अगर शेप को मेन पहले प्रायोराइज कर लो, जी क्योंकि अगर पुत्र हानि वंश हानि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार लैंड मिलती है तो बेस्ट है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वी विल सी फ्रॉम शेप। जी। ओके। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना हमें इस पे गौर करना है। हो सके 100% नहीं मिलने वाला है आज के समय में। हाँ। ठीक है, तो जितना हम जितना जानते हैं, नॉलेज तो होना चाहिए हमें ऑफ कि भाई कोर्स। कि जिस फील्ड में हम है, जो काम हम कर रहे हैं उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हम्म ठीक है, फिर आगे जितना रिजल्ट मैक्सिमम दे सके हमारे लिए और हमारे पास आने वाले हमारे क्लाइंट के लिए, यदि आप हम्म वास्तव प्रोफेशनल करते हो तो उसको हम अच्छे से मार्गदर्शन कर सकें। हम्म। आज हम क्या करते हैं जनरली, सिर्फ वास्तु यानी भवन का ही वास्तु देखते हैं, इसका ये कोना कट है तो ये कर दो, इसके लिए ये, यानी कोई एस्ट्रो वास्तु करता है तो ये देखता है कि भाई इसके कुंडली में क्या है, किस तरह से देखना है, हेड देखना है, क्या देखना है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है। या फिर और कई तरीके हैं उसको बैलेंस करने के, हम्म भी होता है, एरोमा है, ये है, काफी है। तो हम क्या करते हैं, भूमि के ऊपर जो हो गया ना उसको हम देखते हैं। हम्म। वहां तो हमने पर वहां तो मेन हमें एज पर को वास्तु, निगलेक्ट कर जाते हैं। हाँ तो वहां तो हमने एज पर वास्तु, चलो आपको नॉलेज आपने करवा भी लिया, सब कुछ ठीक है, मगर उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो उसके जड़ में है। हम्म अभी मान लो किसी के पुत्र को वो बीमार ही रहता है, हम्म। का पुत्र बीमार ही रहता है, या किसी का वंश आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आप क्या बराबर। करोगे? वास्तु को उपाय तो आपने कर ली, कुंडली भी देख ली, हम्म और अब उसको ये नहीं पूछोगे आपने इस घर, आपकी भूमि कैसी है, उसका शेप कैसा है,
अब घर से बाहर निकल के देखोगे तो पता लगेगा अरे ये तो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। अब ये आपको पॉइंट मालूम है तब जाके इसको वो सॉल्यूशन आप दे सकते हो कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, ये घर आप खाली कर दो, बस सीधी सी बात है। पर सर इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे अगर किसी के कुंडली में ही वंश हानि है या पुत्र नहीं है, ऐसे वाले ही लोग ऐसे शेप में हो या सकता ऐसे है। प्लेस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो कार्मिक आपको मिलने वाला है वो तो आपको कहीं ना कहीं से वैसी जगह पहुंचाएगा, तभी तो सारा लिंक बैठेगा ना उसका। हाँ तभी होगा ना। आप हाँ कुंडली में भी देख लोगे तब जाके बाहर निकलोगे, देखोगे वो ऐसा है या नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वास्तु में भी एक नियम है। एग्जैक्टली। वास्तु में भी एक नियम है कि भाई ट्रायंगल शेप है तो पुत्र हानि होगी, या हाँ। सर्पाकार भूमि है टेढ़ी मेढ़ी तो वंश हानि होगी। तो इसकी हम्म। कुंडली में तो ये योग दिखा रहा है। हम्म। तो क्या उनकी वास्तु भी इस तरह से उसको कोई दोष में देख रहा है क्या? तो हम बाहर हाँ, जाके क्योंकि ये देखेंगे। सारा कनेक्टेड होगा तभी उसको रिजल्ट मिलेगा ना। हाँ वो कर्माधीन है सब, सब जाके हाँ वहां नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, सब कार्मिक तो है वहाँ, ही है। हाँ तो सब जाके वहां नहीं रहेंगे। तब हमें, आपने कुंडली का उपाय कर लिया मान लो उस समय, हाँ। उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जड़ जो है वहां, उस पर तो भूमि बनी हुई है तो उसका भी दोष है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी एक दोष है। कुंडली के उपाय के साथ साथ हमें इसको भी यहाँ से निकालना है, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा, तब उसका वंश हम्म। बढ़ेगा। या तो फिर उसको जो अभी प्रॉब्लम्स है उनके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को, उसमें हम्म। से वो तब बाहर आ पाएंगे। जी। जी अंडरस्टूड। हाँ ये हमें मालूम है तो हम समझ पाएंगे आगे। बराबर है सर। ठीक है हितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक राकेश जी को कुछ पूछना है। राकेश जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए राकेश जी। हाँ जी। अरे आ रही है आवाज सब मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है। आप ये सवारी लेके कहाँ निकले हैं? मेरे बहनोई बीमार है, उन्हें देखने जा रहा हूँ हल्द्वानी, नैनीताल। अच्छा 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 अच्छा। तो जो जैसे पिछली बार जो क्लास बीटीआर की छूट गई थी, तो हाँ फिर हाँ। देखने जा रहा हूँ उनके लिए। अच्छा मैं अच्छा। ये पूछ रहा था सर, जैसे जो मिट्टी वाली बात है, अगर हम मिट्टी रिप्लेस कराना चाहें प्लॉट की, तो कितने फुट मिट्टी रिप्लेस करा दें, और अपने फ्रूटफुल मिट्टी अपने हिसाब की पड़वा लें, तो वो कितने फुट चलेगी मिट्टी? जो प्लॉट का मालिक है जी उसकी जितनी हाइट है जी। उतने फुट का वो खड्डा करवा के मिट्टी रिप्लेस करवा दें। मतलब अपने मतलब की मिट्टी उसमें उसमें रिप्लेस करा दी जाए। 5 फुट का है तो 5 फुट, 6 फुट का है तो 6 फुट, 5 फुट 9 जी इंच है सर। तो 5 फुट 9 इंच। 1 इंच बढ़ गया, जी कम कम नहीं करना है, 1 इंच बढ़ा के जी करना है। ठीक है। जी जी जी। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका। जी सर। तो ठीक है सर। और ये जो सब जो भूमि, जो आप जो टेढ़ी मेढ़ी भूमि है, अगर हम उसका टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा छोड़ दें और सीधे सीधे हिस्से में अपना मकान बना लें, उसको ये अपने मन से निकाल दें कि ये हमारी लैंड का पार्ट है, फिर क्या पोजीशन होगी साहब? सर आपका 2 हाथ है बराबर, जी एक हाथ में आपको चोट लगी है, बराबर है। जी और फिर वो धीरे धीरे जी। वो मानो कि धीरे धीरे वो सड़ गया थोड़ा आगे से, और डॉक्टर अच्छा। ने कहा इसको भाई हाँ। काटना पड़ेगा। हम्म हाँ, तो वो भाग आपने काट दिया, उतना हम्म भाग मान लो हाथ का आधा भाग आपने काट दिया, और फिर आर्टिफिशियल हम्म लगा भी लिया। आजकल आर्टिफिशियल भी लग जाते हैं प्लास्टिक वगैरह में। मगर हम्म ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है। कटा हुआ भाग, हम्म जो भाग आप काटोगे ना, हम्म तो जो प्लॉट आपके हिस्से में है, हम्म। ठीक है, जी जो आपने बताया ना, उसको मानो कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, हमने उसको स्क्वायर बना लिया या रेक्टेंगल बना लिया। जी सर। तो उसमें भी हमें यह देखना है कि वो प्लॉट विदिशा है, किस तरह से है, दिशाएं बराबर है नहीं है, वो सब पूरा हम इस क्लास में आगे आएंगे, जो आपका टॉपिक है ना उस पर भी आएंगे, हमें किस तरह से जी उसको मैनेज करना है। बट हो सके जी तब तक यदि अच्छा स्क्वायर सीधा सा मिल जाता है, ये सब करने के बजाय वो सबसे उत्तम होता है।
नहीं, अब जैसे साहब होता क्या है कि जो लोग कॉलोनी काट रहे हैं जी उनके तो प्लॉट टेढ़े मेढ़े होते हैं, जी वो अपना जो टेढ़ मेढ़ पार्किंग में निकाल जी देते हैं, जी और हम लोगों के लिए तो सीधा प्लॉट देते हैं। जी। तो फिर हमें वो सीधा प्लॉट लेना है या नहीं लेना? नहीं नहीं मोस्टली लेआउट तो 99% सब टेढ़े मेढ़े होते ही है। हाँ, टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसी का टॉपिक आएगा आगे, हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है। जी उसको किस तरह से सीधा करना है, कौन सा प्लॉट उपयुक्त है, कि टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या करना है। बराबर है। जी और जरूरी नहीं है कि आपको 100% सीधा ही प्लॉट मिले सब। जी हाँ, अभी भी नहीं मिलते हैं, और पहले भी ऐसे प्लॉट थे। और पहले जी पहले आपके सामने आज से मानो जिस समय ये सब लिखा गया है उस समय चांसेस काफी थे आपके पास, ये नहीं तो ये ले लो, ये जी नहीं ये ले लो, मगर जी आज वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो उसका उपाय भी जी उन्होंने बताया कि हमें उसको किस तरह से करना चाहिए, तो वो उसका आगे हमें टॉपिक आएगा जब, तब उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी जी सर, ये जो इन्होंने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मिट्टी रिप्लेसमेंट, जी तो अगर जैसे अगर कहीं हमारे जैसे वैश्य लोग हैं या नॉलेजेबल लोग हैं, उनको अगर अभी आज के जमाने में प्लॉट लेना पड़ रहा है और उनके हिस्से काला मिट्टी वाला प्लॉट आया है, जी तो वो रिप्लेस करने से क्या होता है, यानी वो इज इट, हाउ ऑथेंटिक इट इज? ये उनका क्वेश्चन बहुत सुंदर है। और आपने जो बोला कि मालिक की हाइट के हिसाब से आप करवा भी दो, पर इज इट वर्किंग दैट वे? हाँ, काम करेगा। निर्भर करता है, ब्लैक मिट्टी जो करता है। जो काम करेगा, एकदम जो करता है। वो भूमि जो है ना, हम्म। उस पर आपने शास्त्रोक्त तरीके से जो कलर की भूमि चाहिए, वो आपने वहां से हम्म। लाके उसको वहां रिप्लेस, जैसे एक पौधे को हम, छोटा सा पौधा होता है नर्सरी में, उसको लाके हम घर में हम्म। लगाते हैं या अपनी खेती में या कहीं पे लगाते हैं, आंगन में हम्म। लगाते हैं, तो वो फिर बड़ा तो होता ही है ना। उस तरह से हम हाँ। उस भूमि के टुकड़े को, यानी उस भूमि को लाके हमारे जो जगह है, हमारा जो भूखंड है, उस पे हम उसको वास करवाते हैं। वो फिर हमारे लिए काम करेंगे। तो ओके। ये वो 100% रिजल्ट आपको देंगे। वो यही सब आपके जो भूमि में शल्य होता है, इसके लिए भी ऐसा ही करते हैं, निकलवा लेते हैं हाँ हाँ 8 फुट 7 फुट मिट्टी। हाँ हाँ, सब तो सब। वो शल्य वाली जी रिमूव हो जाती है। हाँ, वो भी हम देखेंगे, उसको भी किस तरह से ट्रीट करना है। बराबर है। हम्म। जैसा आपने निकालने को कहा ना, तो हाइट तो उतनी रहेगी जितना ओनर की जैसा हाइट है। सर सर जैसे ओनर की हाइट की आपने चेंज कराया, और हम अगर उसमें मतलब अंडरग्राउंड भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो जी फिर अंडरग्राउंड कराने से पहले फिर उतनी निकलवाएं भरवाएं फिर अंडरग्राउंड कराएं। जहाँ से आप हेलो अंडरग्राउंड, जैसा आप बेसमेंट बनाते हो ना, जी तो वो उसको आप नहीं गिनना है, उसके नीचे गिनना है आपको। अच्छा बेसमेंट तो आप बना रहे हो, ठीक है, पार्किंग के लिए जो भी है, स्टोरेज है, वोटेवर जो भी है, वो तो आप निकाल रहे हो। फिर यदि हम्म। आपको उस भूमि में दूसरी मिट्टी तो डालनी होगी ना, जैसे आपके अनुरूप मतलब हो। बेसमेंट के जी, समझे आप। तो बेसमेंट उससे एक्ट नीचे एज अ गिनना है फर्स्ट तो फिर फ्लोर थर्ड और फ्लोरिंग उसके कराएं, नीचे उसके बाद ग्राउंड बेसमेंट आएगा। बनाएं। जी हाँ, हाँ। जैसे बेसमेंट को आप फर्स्ट फ्लोर गिन लीजिए। हाँ। उसके नीचे जी हमें वही भूमि चाहिए ना, जैसे हमारे लिए अनुरूप है। करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड। समझे आप राकेश तो जी। यानी उतनी मिट्टी उसको उतना खड्डा करना हाँ पड़ेगा, बेसमेंट की हाइट के नीचे, वो बंदे की हाइट के जितना जी और खड्डा करो, वहां पे मिट्टी भरवाओ, फिर उस पे बेसमेंट बनवाओ। जी। मान लो बेसबुड आपका 8 फुट का है और आपकी हाइट 6 फुट हम्म। है, तो 8 और 6 14 हम्म फुट आपको खड्डा करना है। उसमें हम्म। 6 फुट में आपको वो मिट्टी भरनी है, रिप्लेस की हाँ। हुई। उसके बाद उसके ऊपर आप फिर बेसमेंट का जो भी है वो आप बना सकते हो। तो बराबर है, जैसे तो बराबर। जैसा जो बेसमेंट का फर्श बनाते हैं वो तो आरसीसी का बनाते हैं, हाँ, तो तो उस आरसीसी के फर्श के ऊपर 6 फुट मिट्टी पड़वा लें, नहीं 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 सर, उसके नहीं नहीं नीचे नहीं या नीचे मतलब कि नीचे क्या करें? नीचे नीचे। नहीं। राकेश जी, पहले 14 फुट का नीचे खड्डा गुदेगा, उसमें 6 फुट की मिट्टी डलेगी, उसके बाद आरसीसी का स्लैब डल के बेसमेंट बनेगा, आपकी फिर जो उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। आपकी बेसमेंट की जो फ्लोरिंग है ना, वो आप पहले फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग समझ लो आप उसे। समझे आप।
उसके नीचे आपको भरना है 6 फुट, यानी जितनी जिसकी हाइट हो उतना बेसमेंट के नीचे भरना है। बेसमेंट की जो आप स्लैब लगाते हो, फ्लोरिंग करते हो, उसके नीचे उतना भरना है। ठीक है, शायद उनकी ट्रैवलिंग में है तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मनन जी, मानव जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आपको सर समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं आ रहा है सर समझ में। ठीक है, हाँ जी सर। आपका वीडियो ऑन हो सकता है, एक बार देख लेंगे सर आप। पावर कट हो रखा है मेरे हाउस में, तो इसलिए ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात वीडियो नहीं। नहीं ओपन कर सकती, नेट अनस्टेबल है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सर, तो ये दिशा जो आड़ा टेढ़ा मैप रहता है, उसको जो हम स्ट्रेट करने वाली बात थी, उसके ऊपर डीप हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे उसको स्क्वायर कैसे करा जाए जी, या प्रॉपर शेप वो में कैसे जी लाया जाए। वो आएगा आगे उसमें। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लॉट तो चाहे मर्जी आए स्क्वायर हो, पर आजकल हमारे बॉम्बे में हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि बहुत नामचीन आर्किटेक्ट्स हैं जिनके नाम पे बिल्डिंग बिक जाती है। सिर्फ ये आर्किटेक्ट का नाम पड़ता है और बिल्डिंग बिकती है। जी बट दे डू द बुलशिट। वो लोग इतने शेप आड़े टेढ़े बनाते हैं बिल्डिंग के लेआउट के जी कि बहुत सारी दिशाएं कट हो जाती है जी और उसका रिजल्ट भी खराब मिलता है। जी। तो उसके ऊपर भी इसमें आएगा कि ऐसे टाइम पे क्या किया जाए। नहीं, वो जो है ना भूमि के ऊपर की बात है। हाँ जो हम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इंजीनियरिंग जी। भवन का, वो हाँ, ऊपर की बात है। हम लोग अभी ग्राउंड लेवल की बात करेंगे। वो बनाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा ये टॉपिक जो है इस क्लास का वो है। अच्छा, यानी पूरा ये क्लास सिर्फ भूमि के ऊपर ही है, पूरा पूरा। भूमि के ऊपर है। और भूमि खनन, यानी मानो कि आप घर बनाने की शुरुआत करते हो तो कब करनी चाहिए, हम्म गृह प्रवेश कब करना चाहिए, हम्म वो जो भूमि है मानो कि कमजोर है उसको अब ये एनर्जाइज करना है, हम्म तो शंकु विधि, ये यानी बहुत सारे टॉपिक है इसमें। मगर वो हम्म। भूमि के रिलेटेड ही है। कंस्ट्रक्शन बाद में होगा। जो हम वास्तुवाद देखते हैं ना, पंच तत्वों से बैलेंस करना, अरोमा से करना, या पिरामिड हो, जो भी हो, वो स्टेप दूसरा है। पहला स्टेप तो यही है, बेसिक स्टेप तो यही है। ये यदि हमें नहीं मालूम है तो ऊपर कंस्ट्रक्शन करके भी आप क्या करोगे? समझा? बराबर है। तो हमारा पूरा फोकस, यानी पूरा जो हमारा क्लास जो है वो इसी पर बेस्ड है। ओके। सेकंड लेवल जो आता है वो कंस्ट्रक्शन आता है, कि हमें किस हम्म। तरह से फिर वास्तु करना चाहिए ऊपर। वो नंबर 2 पे है। ठीक है, ओके। वो हम फिर दूसरे अलग से वो देखेंगे उसको। यहाँ हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ वास्तु, यानी उसका मूलभूत सिद्धांत जो वास्तु का है, वो हम उसे स्टडी करेंगे। तो ये पूरा क्लास जो है वो लैंड बेस ही है। लैंड के ऊपर भी है, फिर कब हमें भूमि पूजन करना चाहिए, किस तरह से करना हम्म चाहिए, कब हमें घर में एंट्री करनी चाहिए, और काफी हम्म। कुछ है इसमें। हाँ, ठीक है। शंकु विधि है। फिर एक स्पेशल हमने उसमें 1 या 2 क्लास जा सकते हैं देवालय के लिए, मंदिर निर्माण किस तरह से करना है, मंदिर। हाँ। हाँ, टेम्पल आर्किटेक्ट के लिए भी हमने 1 या 2 क्लास हो जाएंगे उसमें, वो अलग से टॉपिक रखा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो उसमें फिर ये सब पद है, आयादी है, ये सब हम देखेंगे तो उसमें किस तरह से देखा जाता है वैदिक वास्तु में। हाँ, ठीक है। तो वो क्योंकि तो नाउअडेज ना यहाँ पे ये हो रहा है कि एक टाउनशिप बिल्डर बना रहा है तो वहां पे या तो जैन टेम्पल लाके रख दिया टू अट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम जैन जी कम्युनिटी, जी या तो फिर शिव टेम्पल लाके रख दिया, तो यानी टेम्पल के नाम पे फटाफट से उसका बुकिंग प्रोजेक्ट बिक होती है, जाता है। बिक बुकिंग जाती हो है। जाती है जी फटाफट से कि यहाँ यहाँ पे टेम्पल है जी। करके। तो मोस्टली। ये उसके भी कैलकुलेशंस होते हैं कि भाई हाँ जी उसकी जी जी। छाया पड़े ना पड़े, वो सब देखना होता है। नहीं नहीं, वो भी होता है। और वहाँ जो टेम्पल तो बनेगा ना, चाहे शिव मंदिर हो, ज्यादातर लोग क्या बनाते हैं वहाँ, शिव मंदिर बनाते हैं। ये जैन लोगों हाँ की रेसिडेंस है तो वहाँ देरासर बना हाँ देते हैं, बराबर है? या तो शिव हाँ मंदिर होता है,
इस तरह से मंदिर बनाते तो उसका भी अपना एक विज्ञान है, साइंस है, किस तरह से उसको बनाना है वहाँ। अब देखिए हर लोग, हर कोई बिल्डर इसको शायद प्रॉपरली करे ना करे अलग बात है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है वहाँ, उसको देख के लोग आए बस। हाँ बस वही पॉइंट है, हाँ, फंडा तो उसका वही है उसका उनका। उसका फंडा क्या है, माल बेचना है। हाँ बस उसका तो फंडा वही है। हाँ, अभी उसको जैसे उससे हमारे मतलब यहाँ नहीं है। एक चीज ऐसी हुई है कि वो गणेश टेम्पल था, अभी वो बिल्डर ने क्या किया है, गणेश टेम्पल को इतना अच्छा छोटा चौराया कर दिया कि आप सिर्फ एंट्री मार सकते हो उतना, हम्म, बाकी का सारा कॉरिडोर उसने बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिया। हाँ, हो सकता है वहाँ ऐसा। तो हम वो भी देखेंगे कि किस परिसर में निवास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मंदिर के बाजू में करना चाहिए तो क्यों करना नहीं चाहिए, ये सब आएगा अभी आगे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। कौन सी भूमि, मनोरम भूमि, यानी किस तरह की भूमि हमें आवास के लिए चयन करनी चाहिए। जो भूमि जो है वो दिखने में सुंदर हो, आप वहां जाओगे ना तो आपको ऐसा मन से ऐसा होगा, अरे बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी है, फिर उसी की आप परीक्षा कीजिए। जो भूमि दिखने में सुंदर हो, पहला नियम ये है, आप वहां जाओगे, देखते ही आपको दिल को तसल्ली होगी, एक ऐसा भाव आएगा, अरे वाह कितना अच्छा है। आजू बाजू का माहौल देखोगे, आप वहां भूमि जाओगे तो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो शास्त्रों में भी यही कहा गया है, जो भूमि देखने में मनोरम हो यानी सुंदर हो, उसी की परीक्षा करनी चाहिए। जो भूमि दृढ़ हो यानी कड़क हो, स्ट्रांग हो, तथा जो उत्तर एवं पूर्व दिशा में नीची हो, उसका ढलान जो है उत्तर और पूर्व की ओर नीचा हो, यानी स्लोप उस तरफ हो, यानी पश्चिम और दक्षिण में ऊंची हो जो भूमि, वह भूमि उत्तम होती है। पश्चिम यानी वेस्ट और नॉर्थ में साउथ में ऊंची हो, और पूर्व और उत्तर में ईस्ट और नॉर्थ में वो नीची हो, वो भूमि रहने लायक उत्तम होती है। ब्राह्मणों के लिए गंभीर, गंभीर यानी उस भूमि पे आप थोड़ा सा ऐसा मारोगे ना तो उस आवाज जो है ना एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम स्ट्रॉन्ग आवाज आएगा। राजाओं के लिए ऊंची भूमि उचित है। राजा यहाँ आज आज आप उसको पैसे वाले लोग भी कह सकते हो, आज के भूमि राजा यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो आप उसको आप इस कैटेगरी में आज के परिवेश में ले सकते हो। वो ऊंची भूमि होनी चाहिए, थोड़ा हाइटेड भूमि में होना चाहिए, ढलान में उसे नहीं लेना चाहिए। वैश्यों के लिए समभूमि यानी सम हो, और शूद्रों के लिए विकट आकार की, जिसका शेप इनरेगुलर हो या थोड़ी स्लोप में हो, इस तरह की भूमि उन लोगों के लिए उपयुक्त होती यानी उनके लिए ठीक रहती हैं। और चारों वर्णों के लिए श्वेत वर्ण तथा सम आकार की भूमि शुभ फलदायक होती है। मान लो आपको चारों वर्णों के लिए सब चलेगी, ये कौन सी, श्वेत भूमि हो और सम यानी समतल हो, खड्डा खड्डा ना हो, यानी किसी से एक तरफ ढलान ज्यादा ना हो, खड्डे में ना हो या ज्यादा हाइट पे ना हो, सम आकार की भूमि जो है वो सबके लिए उपयुक्त है, यानी सबके लिए फलदायक होती है। मान लो आपको ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप देख सकते हो वो बैलेंस में तो है ना, भूमि एक समतल तो है, फिर देखिए श्वेत वर्ण है तो अति उत्तम है, वो सबके लिए चलेगा। और समतल भूमि आप देखिए, तो ऐसे भूमि में आवास करने से हमेशा उत्तम फल मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अभी ऐसी भूमि पे आप यदि वास्तु अनुरूप मकान बनवाते हो तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। सर ऐसी भूमि हो और रोड रोड की एंट्री ऊंची हो तो वो अलाउ होगी? रोड की एंट्री आज ऊंची है, 2 साल में रोड नीचे हो जाएगा, यानी रोड बढ़ते जाएगा। आपका जो प्लॉट आज मान लो नीचा है या ऊंचा भी है, हर नहीं, दो हर 2 4 5 मतलब साल में मेन रोड, रोड से मेन रोड से प्लॉट नीचे में जाके कॉलोनी बस रही हो।
तो वो स्लोप हो गया, नीचे हो गया ना, तो वो अलाउ होगी? नहीं, वो अलाउ नहीं होगी हाँ। फिर। वो शुद्रों वाली हो जाएगी। हाँ, आप किसी को, आपके मान आप बिजनेसमैन हो, आपके वहाँ 25-50-100 लोग काम करते हैं, उसके लिए आप वहाँ आवास बना सकते हो। हाँ हाँ। सर मैंने एक ऐसा केस किया है जहाँ जी पे बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था, पर सडनली रोड रेनफॉल के हिसाब से उन्होंने रोड गवर्नमेंट ने ऊपर करवा दिया, जी और ऊपर करवाने से ये हो गया कि उनका जो शॉप था, वो शॉप रोड से 2 स्टेप्स नीचे हो गया। जी पहले रोड नीचे था, उनका शॉप ऊपर था, पर गवर्नमेंट की उसने रोड इतना ऊपर कर दिया कि 2 स्टेप्स नीचे जाके उनके शॉप हो गई। जी तो उसके बाद सडनली 6 महीने के अंदर उनका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। उनके जो 10 बस चल रही थी वो बस बंद, सारी बिक गई। उनके पास करीबन 15 कार चल रही थी, टूर्स एंड ट्रैवल्स था। वो 15 कार भी वांदे हो गए, एक कार भी नहीं बची, और एकदम बैंकरप्ट हो गए वो लोग। तो मैंने उनको वहां से हटवा दिया। मैंने बोला कि यहाँ पे हम कुछ रेमेडी भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप ये शॉप से बाहर निकल जाओ। अगर सरवाइव करना है तो यहाँ से बाहर कहीं रेंट पे चले जाओ, फिर देखेंगे। जी तो ये मैंने देखा है कि ये चीज होती है। वो तभी भूमि का तो नहीं था इसमें परीक्षण, क्योंकि पूरा ही कंस्ट्रक्टेड लैंड था। जी पर फिर भी ये स्लोप की वजह से आई जस्ट मेक देम टू गेम आउट ऑफ इट। हाँ, तो ये लिखा हुआ ही है। भले आज के हाँ परिवेश में हम देखें वहाँ तो वो रोड से, यानी वो जो जगह है वो नीचे हो गई ना, हाँ, वो वो शूद्रों के लिए वो हो गई। शूद्रों के लिए है। तो उसके ऊपर यदि कोई व्यापारी हम्म निवास बनाएगा या अपनी रोजी वो आजीविका चलाएगा, यानी दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी है, हम्म तो उससे वहां दिक्कत तो आएगी। करेक्ट। बराबर ना? तो ये इस तरह, इसलिए वो भूमि को हमें त्याज देना चाहिए, यानी उस भूमि में हमें निवास नहीं बनाना चाहिए। जिस भूमि में कुछ या कुछ तो यानी, फिर उसको लेवल ऊपर करके फिर बना सकते हैं। हाँ हाँ, फिर हो सकता है कि उसका लेवल रोड से ऊपर कर दो हाँ, आपके पास और फिर ऑप्शन, करो। आपके पास ऑप्शन है तो आप वो कर सकते हो। क्यों जैसे साहब, कि ये जो सब अंडरग्राउंड बनाते हैं तो वो तो लेवल नीचे हो गया अंडरग्राउंड बनाने में तो। हाँ, तो अंडरग्राउंड में यदि आप मानो को पूरी बिल्डिंग आपकी है तो वो जी। नहीं गिनी जाएगी, तो आप ऊपर भी तो हो ना। अच्छा। आपकी खाली शॉप है या दुकान है या जो भी है वो नीचे ही है खाली, तो वहाँ हम्म। वहाँ ये दिक्कतें आ सकती हैं। फिर अच्छा। तो इसमें बेसमेंट में बहुत ज्यादातर ऐसा होता है कि बेसमेंट लेवल पे वो लोग पार्किंग दे देते हैं नावडेज। जी तो बेसमेंट को कैसे काउंट करेंगे? वो तो उन्होंने गड्ढा ही कर दिया ना। इनका क्वेश्चन तो सही है वैसे, भले बिल्डिंग ऊपर है जी पर बेसमेंट तो गड्ढा ही हो गया। या तो फिर वैसी बिल्डिंग लेनी अच्छी होती है, बनानी अच्छी होती है, जो भले 2-3 फ्लोर तक पार्किंग दे दे, बेसमेंट ना दे। हाँ, देखिए वो, बेसमेंट यानी पाताल को एक्टिवेट कर दिया ना। हाँ, पाताल एक्टिवेट हो गया, बराबर है वहाँ, मगर उनकी अभी वो हमें देखना पड़ेगा कि वो पार्किंग है या वो नीचे शॉप्स निकाले हैं या क्या है, वो देखना पड़ेगा। पार्किंग में है तो उतना दिक्कत नहीं आता है वहाँ, क्योंकि आपका फ्लोर तो ऊपर है रहने का, आप तो ऊपर रहते हो। यदि हाँ फ्लैट है तो आप 3rd फ्लोर पे हो, 5th फ्लोर पे हो, तो हाँ। आपका लेवल वहां से गिना जाएगा। अच्छा, नहीं पर लिफ्ट तो जाती है ना बेसमेंट में, खुलती है लिफ्ट। हाँ, वो तो लिफ्ट जाती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो आपके लिए नहीं है, अकेले के लिए नहीं है वो, हाँ, समझे? अकेले के लिए नहीं है, दैट्स आपके लिए ट्रू। नहीं है। हाँ, आपने खुद ने अपना उस तरह से मकान बनाया है, बंगलो बनाया खुद का पर्सनल, और हाँ, उसमें उसमें बेसमेंट बेसमेंट खोला। है, वो दिक्कत आपको करेगी, करेक्ट। समझा? पर इसमें जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सब कोई। नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता है उतना ज्यादा इफेक्ट उन सबको हो। मतलब अगर एक बार दोबारा बताएं सर, क्या बताया आपने? आपका नेटवर्क है ना, आ रहा है जा रहा है सर, आप रिकॉर्डिंग जरा सुन लेना। तो एक ही सेंटेंस मेरी बता दो जो जो मेरी आपने आवाज आ रही है? अंडरग्राउंड का बताया अभी। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। अंडरग्राउंड का जो बताया वही बात बता दीजिए केवल। नहीं नहीं, अंडरग्राउंड यदि आपका पर्सनल मकान है तो आपको दिक्कत आ सकती है। यदि सोसाइटी है, 20-25 माले की बिल्डिंग है, ऐसे 4-5 बिल्डिंग है, अच्छा। हाँ, तो वहाँ आपका फ्लोर समझो 4th फ्लोर हम्म। पे आप रहते हो या 5th फ्लोर पे रहते हो, तो वहाँ आपको वो दिक्कत नहीं आएगी।
समझा? मतलब मैं अपना मकान बनाऊं तो अंडरग्राउंड उसमें बनाऊंगा तो दिक्कत आएगी। अंडरग्राउंड आप बनाते हो, बराबर है, हम्म, मान लो कि हम्म, उसमें आप यदि रेसिडेंस करते हो तो वहाँ दिक्कत है। आपका रहने का यदि फर्स्ट फ्लोर से ऊपर है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो उतना दिक्कत जी। नहीं है। ठीक है, फिर उसके भी तो विधि विधान अंडरग्राउंड में स्टोर कर सकते हैं या हाँ, अपने हाँ, ऑफिस ऑफिस तो काम नहीं करेंगे फिर ढंग से। ऑफिस काम नहीं करेगी, आपको वहाँ स्टोर रखना है, पार्किंग करना है, उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके भी फिर विधि विधान है क्या करना है। ठीक है ठीक है, वो फिर आप जी। आगे चर्चा करेंगे। ओके ओके यहाँ सर। अभी हमारी भूमि की बात चल रही है कि किस तरह की भूमि को हमें लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, चले आगे बढ़े ठीक है सर, राकेश जी। बिल्कुल सर, जरूर जरूर बढ़े सर। हाँ? फिर जिस भूमि में कुश, कुश यानी घास, काश, वह हाँ, ब्राह्मी भूमि कांस है। कांस होते हैं, काश कांस। जो होता है ना, हाँ घास जैसा होता है। हाँ फिर जिसमें दुर्वा हो, जो गणपति को चढ़ाते हैं ना, गणपति को हाँ दुर्वा, हाँ वह क्षत्रियों के लिए उपयुक्त है, यानी उसके लिए फायदे कारक है। क्षत्रिय है आजकल जो हम इसके कहेंगे मिलिट्री में है, पुलिस वाले हैं, जी। बराबर, उनके लिए वो भूमि उपयुक्त है, यानी उसके लिए वो भूमि अच्छी है। फिर हम्म, जिस भूमि में फल, पुष्प, लताएं जिस भूमि में है, वो वैश्यों के लिए यानी व्यापारियों के लिए वो भूमि अच्छी है। हम्म, हाँ, और फिर जिस भूमि में घास फूस उत्पन्न होती है, छोटे छोटे घास उत्पन्न होते हैं, वह शूद्रों के हम्म, लिए, वो शूद्रों के लिए शुभ होती हैं, छोटे छोटे घास होते हैं जिसपे। हाँ, अभी उस भूमि पे जाके देखिए, टेस्टिंग के कई सारे तरीके हैं, दिए हुए हैं शास्त्रों में। हम्म, अभी छोटे छोटे घास उगते हैं उस भूमि में, यदि कोई बिजनेस में जाके अपना वो बिजनेस खड़ा कर देगा तो वह दिक्कत आएगी उन्हें। उनका कहना क्या है, उनका कहना है जिस भूमि में पुष्प हो, फल फूल हो, ऐसे पौधे हो, बराबर है, वहां जी। क्या प्रोडक्शन होता है, प्रगति होती है आगे। शुक्र की भूमि जैसे हम कहते हैं। जी, तो वैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वो जरूर यह उत्तम है। हम्म। राकेश जी, जी सर, समझ रहा हूँ, सब मैं समझ गया। हाँ, ऐसी भूमि कहीं लेना है तो बताइएगा मुझे आप। ठीक है सर, बताऊंगा। ठीक है जी, हाँ, चले आगे। बिल्कुल सर। हाँ, अभी पुनः वर्जित भूमि के लिए के जो लक्षण है वो, यानी जिस भूमि को हमें त्याज देना चाहिए, वर्जित है जो। हाँ, जो भूमि नदी के घाट घाट में हो, यानी बाढ़ में हो, वो कट जाती हो, वो नदी के बाढ़ में आती हो, बड़े बड़े विशाल पत्थरों से युक्त हो, बड़े बड़े पत्थर हो जिस भूमि में, पर्वत के समीप हो, अथवा पर्वत के छोर पर हो, पर्वत के ऊपर हो थोड़ा, कहीं कहीं होता है पर्वत के ढलान पे भी कुछ प्लॉट होते हैं गांव में, देखो। फिर ज्यादा गड्ढों वाली हो, उसमें दरारें हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, फिर सूर्य जैसे आकार की हो, यानी गोल जैसे भी है, बाहर से कुछ थोड़ा आगे निकला है, थोड़ा ये साइड से आगे निकला है, सूर्य का शेप कैसे होता है, इस तरह की हो। फिर लकड़ी ऐसे आकार की हो, कुरूप हो, यानी जिसका कोई आकार ही ना हो, कुरूप हो। फिर मूसलाधार हो, महाघोर वायु पीड़ित, यानी जहां तेज तेज पवन लगती हो, वायु लगती हो, जोरों जोरों से पवन लगता हो। फिर जहां रीछ भालुओं का बसेरा हो, यानी रीछ भालू ये सब आते जाते हो। फिर बीच में विकट रूप वाली हो, यानी जो उसका सेंटर है भूमि का, जिस भूमि की आप देख रहे हो उसमें वो विकट हो, विकट रूप वाली हो सेंटर में। फिर कुत्ता, सियार उस तरह की हो, दिखने में आपको ऐसा दिखेगा ये कुत्ते के आकार की है या सियार के आकार की हो। रूखी हो, एकदम रूखी लगती है, सूखी। हाँ, जिसमें जान ही ना हो, आप जाओगे तो लोगों यार कितनी कितनी प्यासी है भूमि, आप देख के पता चलेगा, एकदम रूखी हो। फिर जहां हाथियों की संख्या अधिक हो, हाथियों का आना जाना हो जहां। फिर किसी देवता के चबूतरे, यानी चबूतरे बने हुए रहते हैं ना, जहां पक्षी को हम दाना डालते हैं। हाँ, चबूतरे बने हुए रहते, गाँव में प्रथा है आज भी, हर गाँव में अलग अलग जगह पे चबूतरे बने हुए रहते हैं। फिर श्मशान की भूमि हो, उसके नजदीक हो, या श्मशान की भूमि हो, बामी युक्त हो, धुरता काला, यानी गिदड़ों की या माद हो, गिदड़ गिदड़ रहते हो ना, गिदड़ समझते हैं आप। जहां गिदड़ का आना जाना हो,
तो ऐसी भूमि को हमें त्याजनी चाहिए, यानी ऐसी भूमि में हमें निवास नहीं करना चाहिए। जो भूमि एकदम चौराहे पर हो, अभी देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। जो भूमि एकदम चौराहे पे, यानी चार रास्ते पे जो भूमि कॉर्नर, आजकल हम क्या देखते हैं भाई, मेरा प्लॉट तो कॉर्नर वाला है, तो वो चौराहे पर महावृक्ष के समीप हो, वहां वृक्ष भी हो। देखिए, एक जो भूमि एकदम चौराहे पर महावृक्ष के समीप हो, चौराया भी है वहां और बड़ा सा वृक्ष भी है, जिसके समीप देवालय हो, मंदिर के बाजू वाली जगह भी नहीं लेनी चाहिए। जहां शासकीय उच्च अधिकारी, मंत्री आदि रहते हो, जिस भूमि के समीप में कोई मंत्री रहता हो या कोई उच्च अधिकारी रहता हो, वैसे भूमि में यानी वैसे आवास में वो आपको नहीं लेना चाहिए। जो मुख्य मार्ग से बहुत दूर हो, उसमें भी आपको आवास नहीं करना चाहिए। जिसमें अनेक गड्ढे हो, वैसी भूमि में भी आपको मकान या बस्ती नहीं बनानी चाहिए। देखिए, ये आज आज के समय में भी इसको हम देख सकते हैं। चौराहे पे हो, बड़ा सा वहां झाड़ हो, भूमि वृक्ष हो वहां पे, और चौराहे पे रेसिडेंस नहीं बनाना चाहिए। वो बिजनेस के लिए ठीक है, मगर हमें रेसिडेंस चौराहे पे नहीं बनाना चाहिए और वहां पे बड़ा सा वृक्ष हो। फिर मंदिर के बाजू में भी नहीं बनाना चाहिए। वो क्यों नहीं बनाना चाहिए, वो फिर हम आगे देखेंगे। जिसके समीप, जिस भूमि के समीप जो आप भूमि लेना चाहते हो, जिस भूमि को आप देखना चाहते हो, उसके समीप यदि देवालय है, कोई भी मंदिर है, तो आपको वहां पे वो जगह नहीं लेनी चाहिए। फिर जहां शासकीय अधिकारी रहता हो, कोई उच्च पद अधिकारी रहता हो, जैसे जज हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, या कोई मंत्री है, क्योंकि वहां लोगों का आना जाना रहता है, आपको हमेशा मानसिक त्रास रहेगा ही। चाहे फिर ऐसे भवन में आप कितने भी वास्तु के उपाय करवा लीजिए, आप उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको मानसिक त्रास, मेंटल डिस्टर्ब आपको रहेगा ही। जैसे नींद का कम आना, ऐसी परेशानी आपको हमेशा लगी रहेगी। उसके लिए फिर आपको कोई होरोस्कोप काम नहीं करेगा, ना आपको कोई वास्तु विद्या काम आएगी वहां, क्योंकि आप मंत्री के वहां हरदम आना जाना रहता है, काफी शोर शकोर भी रहता है आजू बाजू। तो ये भी कुछ कारण है जिसको हम आगे देखेंगे। फिर जो मुख्य मार्ग से काफी दूर हो, अंदर हो काफी, वहां पर भी आपको नहीं रहना चाहिए। फिर जिसमें अनेक गड्ढे हो, जिस भूमि में गड्ढे हो, वैसी भूमि भी हमें छोड़ देनी चाहिए, वहां हमें बस्ती नहीं बनानी चाहिए। फिर भूमि की विशेषताओं के अनुसार उसका फल। जो भूमि सुंदर, दिखने में सुंदर वर्ण हो, सुंदर दिखती हो, सुंदर स्वाद वाली भी हो, वह धन धान्य तथा सुख देने वाली होती है। जो दिखने में सुंदर हो, जहां आप जाओगे उसके देखते आपका मन आपको मोहित हो जाएगा, उसकी स्मेल भी आपको अच्छी सी आएगी। वहां आप जाओगे, प्लॉट के अंदर आप जाओगे, उस जगह के अंदर जाओगे आप, तो उसका जो स्मेल जो है, रूप तो सुंदर है, स्मेल भी, सुगंध भी अच्छी आएगी। ऐसी भूमि जो है धान्य तथा सुख देने वाली होती है। किंतु जो भूमि विवर्ण, विगंध, जैसी कोई गंदी नहीं है तथा नीरस है या कुरस है, उसमें जान नहीं है, आप जाओगे एकदम सूखी सूखी लगेगी, वो विपरीत फल देगी, यानी धन धान्य से भी हमें विमुख कर देगी, दरिद्रता देगी हमें वो। अर्थात उसमें वास्तु बनाने से धन धान्य तथा सुख का अभाव होता है। जिस भूमि में ये जान नहीं है, तो वो आपको क्या दे पाएगी। ऐसी भूमि जो है वो शूद्र के लिए होती है, उसका निवास में बनाने से उनको फायदा होता है। तो ये हमने भूमि के बारे में थोड़ी जानकारी ली, भूमि का स्वाद, भूमि का स्मेल और भूमि के आकार भी हमने देखे। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, तो हमने भूमि के लक्षण भी हमने देख लिए।
तो मुझे लगता है इसके संबंधित हमारे क्वेश्चन आंसर भी होते रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप ग्रुप में जरूर डालिएगा। ठीक है गीतेश जी, आप मुझे सुन रहे हो? हेलो मानव जी, मानव जी आप मुझे सुन रहे हो? ठीक है चलिए, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में जरूर डालिएगा। ठीक है सर, अगर साहब किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया हो किसी की भूमि पर, उस पर बनाए, तब क्या होगा सर? वो शास्त्रों में नहीं लिखा है सर। अच्छा, हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ शास्त्रों में नहीं लिखा है कि नाजायज ले लिया तो, क्योंकि राजा महाराजा पहले तो किसी की जमीन ले लेते थे। यस। हाँ, हाँ तो वो सर हम जमीन क्या, वो तो पूरा देश ही ले लेते थे। हाँ, और आप वो उसके बाजू वाले के बीवी बच्चे भी लेके जाते थे, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। तो हम उसके बारे में फिर अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने अब याद दिलाया। जो मन में प्रश्न आया से पूछ लिया सर। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर, आपको प्रश्न नहीं, पूछने का अच्छी हक है बात। और मुझे जवाब देने की मेरी जवाबदारी है, तो मैं तो जवाब दूंगा। Right. आप कभी भी प्रश्न कीजिए। हाँ मगर बस ये सब्जेक्ट से रिलेशन होने चाहिए उस प्रश्न के, तो जरूर 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 Correct. मिलेगा। हाँ उसके अलावा भी कोई प्रश्न है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो फिर। ठीक है, आपकी आपकी जमीन किसी ने हड़प ली है तो बताइएगा, साथ में मिलकर उसको पकड़ेंगे हम। सर मैं एक जगह पे एक वास्तु का फ्लैट लेने वाले थे, वहां पे मैं गई थी चेक करने के लिए। तो वो कैसा था कि प्लॉट उनका हाइट पे था, बट द मोमेंट उनका जो बिल्डिंग था ना, उसके बाजू से ही पूरा वो नीचे खाई टाइप का बन रहा था। हम्म जैसे वो एक हमारे यहाँ हिल है, गोरेगांव साइड जाते हैं ना, तो वहां पे हम्म हाई हिल जैसा है। हम्म पर उनका कैसा था, वो हिल्स पे जाते थे और वहां पे, वहां से जो प्लॉट था ना, उसके बाजू में ही वो हिल खत्म होती थी, तो यानी स्लोप हो गया पूरा। जी जी तो वैसा लैंड भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेना चाहिए, ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने बनाई थी ऑल 45 स्टोरी के हम्म 3 बिल्डिंग्स थे। हम्म, जी पर यही था कि फ्लैट लैंड किया उन्होंने, उसके ऊपर वहां पे तो मंदिर भी था, सब था, और पुराने चॉल्स भी थे, जिसको ही मुझे लगता है शायद तोड़ तोड़ के अभी वो पूरा बिल्डिंग बन रहा था। और वहां पे ऐसे फ्लैट, और फिर सीधा स्लोप एक साइड पे, और एक साइड से रोड निकल रहा है जो बाहर मेन रोड पे जा रहा है। हम्म। और इवन हमारे यहाँ हम गोरेगांव साइड हाईवे पे ये भी देखते हैं कि एक पूरी कॉलोनी है जो हिल के ऊपर है। वो तो आर्य कॉलोनी है, वही है अंदर। आर्य कॉलोनी नहीं, उसके पहले पड़ती है, गोरेगांव पे हाईवे पे ही पड़ती है वो पूरी। जो प्रेस वालों की जी कॉलोनी है, अच्छा वहां पे पूरे प्रेस वाले जो भी लोग रहते हैं ना, वही है। अच्छा, उसका क्या नाम है, इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉलोनी बोलते हैं उसको ज्यादातर। हाँ बराबर। वहां पे वो स्लॉप के ऊपर ही पूरे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बने हुए हैं वहां पे। हाँ तो हाँ क्या बराबर। वैसी लेनी, लैंड वाली लेनी चाहिए, वो पहाड़ वाली? आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई शूद्र वहां जाके रहेगा तो उसको दिक्कत है। अच्छा। बराबर ओके। है। तो हमें तो ओके। हमें तो हाँ एकदम नजदीक में हिल, बड़ा सा हिल नहीं होना, यानी पर्वत नहीं होना चाहिए। यानी हाइटेड बिल्डिंग है आपके, हाइटेड प्लॉट है हाइट से, तो वो ठीक है। उसका फिर स्लोप किस तरह है वो हमें देखना पड़ेगा, क्या ये नॉर्थ की तरफ स्लोप है हाँ, या वेस्ट की तरफ है, वो देखना जरूरी है। तो नहीं तो यानी वो जो मैंने बताया कि वो ऐसे लैंड करके फिर वो नीचे साइड जा रहा था, अगर वो नॉर्थ साइड जा रहा है तो वाज गुड। तो ठीक है। अच्छा। बराबर है। पर अगर वो साउथ साइड जा रहा है तो इट्स नॉट गुड। तो वो बिल्डर के लिए खराब है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी ना। हाँ 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 हाँ। अब मैंने एक और जगह देखी थी, जो हम महाबलेश्वर जाते हैं, महाबलेश्वर की जो तलेटी है, जी वहां पे वो पूरा टाउनशिप बन रहा था। तो वो टाउनशिप कैसा था कि पहाड़ को काट के बनाया था। जी तो जैसे उसका जो सबको इंडिविजुअल टेरेस जो मिल रही थी, वो एकदम पहाड़ को सटिक के, यानी ये आपकी टेरेस है और यहाँ पे पहाड़ के बड़े जी बड़े पत्थर के साथ। हाँ, तो नहीं लेना वैसा चाहिए, नहीं नहीं लेना लेना चाहिए, नहीं चाहिए। लेना चाहिए। ओके। अभी ओके। आप अभी आप फिर से उधर जाके कभी देखना, जहाँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं, हाँ
जो पहले आपने देखा था ना, जो सोसाइटी हाँ बन रही है, हाँ अभी हाँ आप हाँ। कभी जाना हो तो देखिएगा कि उनको क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, किस फिर टाइप की दिक्कतें आ हो सकती है सकती है वैसे अभी, में? वो देखिए उसमें तो अभी हर एक को अलग अलग तरह की आ सकती हैं। उनको प्लॉट किस तरह के है, क्या है, उनका खुद का पर क्या अगर काम ये है जो वो। पहाड़ है वो समझो साउथ वेस्ट साइड हो गया, या साउथ साइड पे ये पहाड़ वाला पार्ट जो आ रहा है नहीं वो हो नहीं नहीं गया। नहीं 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 नहीं, भूमि के नजदीक पहाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर वो ओके। साउथ फिर वो साउथ वेस्ट में हो, वेस्ट में हो, या हम्म नॉर्थ में हो, या साउथ में हो, अंडरस्टूड दैट पहाड़ के पॉइंट। नजदीक क्यों नहीं होना चाहिए? पहाड़ से ऊपर से स्खलन भी हो सकता है कभी भी। हाँ हाँ, मेन वैसे ही वही डाउट आ रहा था। हाँ तो वही हम लोग रीजन ही वही है। गए थे देखने के लिए, पर वो पॉइंट पे जाके फिर हम लोग ने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं बोला नहीं, ये तो कभी भी गिर जाएगा, हमें पता हाँ, भी नहीं तो चलेगा। वहां आपने वास्तु से आपने मकान बनवा लिया, ऊपर से फिर क्या करोगे आप? लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया तो फिर लैंडस्लाइड क्या हो गया, करोगे? तो करेक्ट क्या करेक्ट, करोगे फिर? अंडरस्टूड। इसलिए मना किया हुआ है शास्त्रों में। सही है सही है, लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है, करेक्ट। हो सकता है। ठीक है, हाँ तो फिर हम कल मिलते हैं 11 बजे। आज का ये जी टॉपिक, सर। आज का हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। हाँ, जी कल सर। कल मिलने के लिए राकेश जी फिर जुदा होते हैं, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। ठीक है, ठीक है सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में क्लास जरूर डालिएगा। आज शाम को नहीं होगी क्लास सर? हाँ, आज शाम को नहीं है। फिर हम वो रेगुलर, आप भी बाहर जा रहे हो ना, और हेतल जी भी बाहर हैं, और हाँ सर। रेणुका जी भी नहीं है, तो हम मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, फिर मंडे से हम उसको अल्टरनेट डे शाम को सर कर अभी लेंगे। हम शाम की नहीं रखेंगे, हाँ सैटरडे संडे प्लीज सर, रिक्वेस्ट। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, सैटरडे संडे जो शाम हाँ। की है ना, वो हम हम्म ऑफ रखते हैं, और हम्म। मंडे वेनसडे अल्टरनेट डे शाम को ही रख लेंगे मगर। जी सर, वो चलेगा। ठीक है, तो मैं तो वर्किंग ग्रुप शाम में, डेज को में अगर 9 शाम बजे को का समय चलेगा। रखा जाए तो बहुत अच्छा है जी। नहीं सर रात वो, को। हाँ वो रात को तो नहीं हो पाएगा उतना लेट। ठीक है, जी सर। हाँ, चलें फिर। मुझे कोई भी टाइम चलेगा, रात का भी चलेगा और शाम का भी चलेगा, जैसे दूसरों को कन्वीनियंट हो। आई एम ओके विद दैट वर्किंग डेज में। सर ये पिछली कौन सी है, रिकॉर्डिंग मिल सकती है फिर इसकी? ये पहला ही क्लास है सर, दर्शन जी। नहीं, ये पहले भी क्लास, आपका परसों भी क्लास था ना 2 दिन नहीं पहले। नहीं, वो 2 दिन था, वो सिर्फ हमने वो तो प्रार्थना, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो किसी को नहीं मिलेगी सर। वो ऐसा नहीं है, शुरुआत आज हुई है। उस दिन इसलिए स्टार्ट किया था, सिर्फ हमने स्तुति करके शुरुआत कर दी थी। गुरुवार के लिए क्लास चालू नहीं किया था, सिर्फ नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए इस क्लास की शुरुआत कर दी थी, प्रार्थना करके हम लोग फिर जुदा हुए थे। हाँ सर, मैंने आपको फोन किया था ना, हाँ जी हाँ जी। फिर उसी के लिए किया था। फिर काफी लोगों ने बोला कि भाई हम लोग वीकेंड में आएंगे, इसलिए उस दिन उस क्लास को नहीं लिया था, उसका कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, उस क्लास भी नहीं है। हम प्रार्थना करके 2 शब्द बोल के फिर उस दिन उसको समाप्त किया था। तो ऑथेंटिकली आज से शुरू, देखिए क्लास 1 लिखा हुआ है, टॉपिक ही आज का है। हाँ तो चलो आज, आगे की रिकॉर्डिंग तो सारी मिलेगी ना जी फिर? हाँ हाँ, सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब मिलेगी, आप चिंता ना करें। सर प्रणाम सर। हाँ, आप चिंता ना करें, सब राकेश मिलेगी। जी, आप एक्सप्लेन करोगे उस दिन वाला क्लास, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पास है। नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं ऐसा है। है सर, उस दिन सर हमारा सर ने मजाक पट्टी कर रहे पूजन हैं। कराया था, पट्टी हाँ। पूजन कराया था। ठीक है सर। ठीक है, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं हम। जी सर। हाँ दर्शन जी, फिर हम कल मिलेंगे 11 बजे अलग टॉपिक के ठीक है। साथ। हाँ, अभी जी। हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं।